प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए और लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम और भी ज़बरदस्त हो। तारीकी में डूबा हुआ सद बेसमेंट, जहाँ दीवारों पर नमी और खराशों के निशान वाज़ह थे। छत पर लटकते हुए बल्ब की रोशनी मध्यम माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। बेसमेंट में हर चीज़ खामोश थी सिवाय उनके दिल की धड़कन के, जो किसी के इंतकाम की शिद्दत से तेज़ हो चुकी थी। उनकी आंखों के सामने एक चमकता हुआ चाकू था, जिसकी नोक पर रोशनी की एक मध्यम किरण पड़ रही थी, और दीवार के साथ लग कर खड़ा सुर्ख चेहरा लिए फारस था। वो देख रहा था कि उन सब की सांसें धीमी लेकिन गहरी थीं, जैसे वो खुद को इस लम्हे के लिए तैयार कर रहे हों। जबकि अदन के साथ खड़ा फारिस कभी मुस्कुरा देता तो कभी गुस्से से बेकाबू हो जाता। वह आज शाम ही थाईलैंड से वापस आया था और आते ही उसने उन सबकी क्लास लेने का फैसला कर लिया था जिन्होंने उस पर और उसकी बीवी पर हमला किया था। आज इसी बेसमेंट में मौजूद थे। यू थिंक तुम लोग आसानी से मुझे शिकस्त दे दोगे? तुम लोगों के माँ बाप को तुम लोगों की जीन्स का इतना नहीं पता होगा जितना मुझे आइडिया था। मैं हमेशा तुम लोगों को शिकस्त देता आया हूँ। बिलीव मी, तुम लोगों को कत्ल करने का कभी प्लान नहीं बनाया। वो आगे बढ़ा, और जहाँ तक अब की बात है तो सॉरी डियर एनिमीज, फारस हमदानी अपनी बीवी पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए तुम लोगों को मरना होगा। वो एक ही झटके में पहले दुश्मन की गर्दन में चाकू की धार दाखिल कर गया। कोई आवाज़ न निकली, बस एक छोटा सा गड़गड़ाहट जैसा शोर और फिर खामोशी, क्योंकि उन सब के मुंह टेप से बंधे थे तो हाथ पांव बांधे हुए थे। खून की बूंदें फर्श पर लपकने लगी, लेकिन फारिस के चेहरे पर किसी किस्म का खौफ या रहम नहीं था, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने उसकी बीवी की चीखों का मजाक उड़ाया था, उसके सामने उसे बेबस किया था। तुम्हें उस दिन मेरी और मेरी बीवी की चीखों से मजा आ रहा था। ट्रस्ट में, आज तुम्हारी चीखें मुझे सुकून देंगी। उसने वही कोनालूद चाकू आखिर वाले की तरफ फेंका, जो सीधा उसके सीने में जा घुसा। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, तड़पता रहा, मगर अदन और फारिस की आंखों में सिर्फ सर्द मोहरी थी। बाकी सबका खौफ और हरास से बुरा हाल था। उनके हाथ पांव कांप रहे थे और आंखों में खौफ वाजिया था, जैसे कह रहे हूँ, नहीं, मेहरबानी करो, हम गलती कर बैठे, हमें मत मारो। मगर फारस ने सर्द बेहिस निगाहों से उनकी तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जानब बढ़ते हुए कहा, जैसे उनकी निगाहों की ज़ुबान समझ रहा हो, तुम सब ने जो किया था वो गलती नहीं थी, वो तुम सब का इंतखाब था, और आज मैं तुम्हें वही इंतखाब वापस लौटाने आया हूँ। उसने पैंट की पिछली साइड से बैलेट पर अड़जा हुआ पिस्टल निकालकर दरमियान वाले की आंखों में देखते हुए अपनी पिस्तौल का रुख उसकी पेशानी की तरफ किया। इतना अरसा खेलते रहे हैं, आज ये खेल खत्म होता है। मुझे अब नए दुश्मन बनाने हैं, पुराने वाले एक्सपायर हो चुके। उसकी आवाज़ के साथ ही पिस्तौल की आवाज़ गूंजी और दरमियान वाले के माथे पर सुराख होते ही उसका वजूद भी खत्म हो गया। बेसमेंट की खामोशी अभी भी गूंज रही थी, जिससे वक्त ठहर गया हो। दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर गिरे हुए जिस्म और हल्की हल्की सांसों की आवाज़ सब माहौल को और ज़्यादा गंभीर बना रहे थे। अब फारिस के चेहरे पर सुकून की एक हल्की सी झलक नजर आ रही थी, जैसे अरसे के इंतकाम ने अब उसकी रूह को कुछ लम्हों के लिए चैन दिया हो। एक लम्हे के लिए वो रुक गया। उसकी नजरें जमीन पर गिरी हुई लाशों पर थीं, उनमें से हर चेहरा से माजी की यादों में ले जा रहा था। वो रात जब वो और उसकी बीवी खुशी के कुछ लम्हे गुजार रहे थे और अचानक उनकी जिंदगियों में क़यामत बर्पा हो गई थी। उन्होंने फारिस हमदानी को उसी की महबूब बीवी को इस्तेमाल करके उसे बेबस कर दिया था और उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी को अजियत दी थी। वो लम्हा उसकी रूह में जलता हुआ अंगारा बन चुका था। तुमने देखा अदन, महबूब को तकलीफ देने वालों का फारस क्या अंजाम करता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो फिर दीवार के साथ टेक लगाकर उन लाशों के बाद आखिरी बचे हुए शख्स की तरफ देखते हुए बोला, जिसके चेहरे पर दहशत थी, हाथों में लड़जाहट और आंखों में इल्तिजा। वो आगे बढ़ा और उसके मुंह से टेप उतारी। पर प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने जो किया था वो बस गलती थी, मैं मजबूर था। पर प्लीज़। वो फौरी रोते हुए मिन्नत करने लगा। ओह शट अदन, ये साउंड सिस्टम कितना मज़े का है। मुझे उन मरे हुए कमीनों की टेप उतार कर ट्रैक को सुनना चाहिए था ना, है ना। वो गाल को मुंह खींचने को जाता, मुंह बसोर कर बोला। अदन की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो सब पैसों के लिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी पैसों के लिए? तुम्हें इस वक्त पैसे याद है और मुझे उस रात अपनी बीवी की चीखें याद हैं। तुमने मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हे को रोन डाला और आज तुम माफ़ी चाहते हो जो कि नहीं मिलने वाली। उसने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो मुझे, मेरे बच्चे हैं, वो यतीम हो जाएंगे। मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। पर प्लीज़। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों के बल गिरे रोने लगा और फारस कुछ लम्हे के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक साया सा नमूदार हुआ।
جیسے کوئی پرانی یاد تازہ ہو گئی ہو، لیکن پھر اس کی نظریں دوبارہ سرد ہو گئیں۔ اگر میں تمہارے بچوں پر ترس کھانے لگ پڑا نا تو میرے بچے لازمی یتیم ہو جائیں گے، اس لیے سو سوری۔ وہ مسکرا کر پستول کا ٹریگر دبا گیا۔ گولی کی آواز بیسمنٹ میں گونجی اور اس شخص کا جسم بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے آنسو اور خون دونوں ایک ساتھ زمین پر پھیل گئے۔ فارس نے گہری سانس لی اور پستول کو نیچے کرتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ بیسمنٹ کی فضا میں گولیوں اور خون کی بو رچ بس گئی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل رہی تھی، جیسے برسوں کی اذیت اب ختم ہو چکی ہو۔ تم سب کو وہی ملا جس کے تم حقدار تھے، لیکن میری اذیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ ادن کے ساتھ بیسمنٹ سے نکلتے ہوئے وہ آخری بار پیچھے مڑ کر لاشوں کی طرف دیکھتا آہستہ سے سرگوشی کرتا باہر نکل گیا۔ روشن اور خوبصورت صبح، نیلے آسمان پر ہلکے بادل تیر رہے تھے اور ہلکی ہوا زین پر تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ حرمت خوشگوار موڈ میں تھی، اس لیے ملازمہ کے بتانے پر فارم ہاؤس کی پچھلی سائڈ پر بنے ایک پرانے گھوڑوں کے استبل کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ وہ ہمیشہ سے گھوڑوں کو دیکھنے اور ان کے قریب جانے کے شوقین تھی۔ اس نے گھوڑوں کو صرف فلمز اور ڈراموں میں دیکھا تھا۔ اب ملازمہ نے یوں ہی ذکر کیا تو اس کا دل وہاں جانے کا کیا، اور جب وہ استبل میں داخل ہوئی وہاں کا ماحول بالکل دیہی قسم کا تھا۔ گھوڑے استبل میں آرام کر رہے تھے، کچھ گھاس کھا رہے تھے اور استبل کے کیئر ٹیکر ان کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ کتنے خوبصورت ہیں یہ گھوڑے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ جی میم، یہ تمام گھوڑے ہماری خاص دیکھ بھال میں ہیں، ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہے، لیکن میم آپ کو ان کے قریب آنے سے پہلے کچھ احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ ہر گھوڑا مختلف طریقے سے رد عمل دیتا ہے۔ کیئر ٹیکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن حرمت نے کچھ غور نہیں کیا اور ایک بڑے سیاہ گھوڑے کی طرف بڑھ گئی جو کافی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کے چمکدار بال اور مضبوط جسم حرمت کی توجہ کا مرکز بن گئے تھے۔ اوہ، یہ تو بالکل شاہی گھوڑا لگتا ہے نا؟ اس نے خوش ہو کر کیئر ٹیکر سے کہا۔ میم، یہ طوفان ہے، فارس سر کا فیورٹ گھوڑا، وہ مسکرا کر بولا۔ فارس کو گھوڑوں کا بھی شوق ہے کیا؟ وہ تھوڑی حیران ہوئی۔ جی تھوڑا بہت میم، زیادہ آگے مت جائیے گا، تھوڑی احتیاط کریں، کیونکہ یہ تھوڑا حساس اور غصے والا گھوڑا ہے، اس کے قریب جانا محفوظ نہیں ہے، خاص طور پر جب یہ نئے لوگوں کے ساتھ ہو۔ کیئر ٹیکر نے اسے بڑھتے پا کر جلدی سے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کیئر ٹیکر اسے روک پاتا، حرمت جوش میں گھوڑے کے قریب پہنچ گئی اور گھوڑے کی ناک سے آہستہ آہستہ ہاتھ لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہتے ہوئے وہ خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی، لیکن اچانک طوفان نے سر جھٹکا، اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا اور اس نے ایک زوردار ہنہنانے کی آواز نکالی۔ اس کا دماغ جیسے اس کے اندر اوپر چھا گیا ہو اور وہ اپنے سامنے کسی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ گھوڑے نے اپنے پچھلے پیروں کو زمین پر مارا اور سامنے کی ٹانگیں اٹھا کر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ حرمت نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف جم گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیخنے لگی۔ میم آپ پیچھے ہو جائیں پلیز۔ کیئر ٹیکر آگے آیا اور گھوڑے کو قابو کرنے لگا، لیکن وہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ استبل کے ایک اور کیئر ٹیکر نے فوراً فارس کو فون ملا کر اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ سر مسئلہ ہو گیا ہے، طوفان غصے میں آ گیا ہے اور میم خطرے میں ہے۔ کیئر ٹیکر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ واٹ، وہ ٹڈی ادھر کون سے آم لینے گئی ہے؟ ابھی تو ادھر تھی۔ اوہ فملی، آج میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ وہ پہلے چیخا اور پھر خود کلامی کرتے گارڈن سے بھاگتے ہوئے فارم ہاؤس کی طرف بھاگا۔ وہ ولی اسد کے ساتھ گارڈن میں وقت گزار رہا تھا اور یہ اطلاع اس کے لیے کافی پریشان کن تھی۔ وہ فل اسپیڈ لیے بائک لے کر فارم ہاؤس کی پچھلی سائڈ پر جانے لگا اور 2-3 منٹ کے اندر وہ استبل کے باہر تھا۔ وہ بائک چلتی چھوڑے اندر کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی اس نے طوفان کو دیکھا، فوراً صورتحال کو سمجھ گیا۔ یہ گھوڑا اس نے 3 کروڑ میں لیا تھا اور نہایت نسلی اور گسیلا ترین گھوڑا تھا۔ وہ ابھی تک صرف ایک کیئر ٹیکر اور اس کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کیئر ٹیکر ابھی تک اس کو قابو کر کے حرمت کو بچانے کی کوشش کرتا ہلکان ہو رہا تھا، جبکہ حرمت مسلسل ڈرتی اور کانپتی ہوئی بھیگی پلکوں سے یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، اس سے کہا تھا کہ فارم ہاؤس کے پچھلے حصے سے دور ہی رہنا، لیکن اس کی سننے کی عادت ہی نہیں ہے، فارس نے مسکراتے ہوئے دل میں کہا اور کف لنکس موڑتے ہوئے بغروری سے چلتے تیزی سے آگے بڑھا اور طوفان کے سامنے کھڑا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اعتماد اور سکون تھا۔ کام ڈاؤن ڈارلنگ، ورنہ میں ابھی چھری تیز کر کے آیا ہوں۔ اس نے طوفان کے چہرے پر پہلے نرمی سے ہاتھ رکھا اور پھر سختی کے ساتھ اس کی گردن پر ہلکے ہلکے ہاتھ پھیرا۔ حرمت، جس کا ڈر سے برا حال تھا، اب سکون محسوس کرنے لگی، کیونکہ اب اس کا فارس آ چکا تھا۔ اب اسے کسی بھی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ طوفان، یہ کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ میری نالائق ترین بیوقوف ٹڈی نافرمان اور نادان بیوی ہے۔
उसने नरम लहजे में कहा, और उसकी बातें जैसे घोड़े के दिल तक पहुंच रही थी। और हुर्मत मुंह बसोर कर उस सितमगर को देखने लगी जो फिर उसकी इंसल्ट कर गया था। जबकि तूफान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांगें नीचे की और उसकी आंखों में आहिस्ता से सुकून आ गया। फारस ने उसकी पेशानी पर हल्की सी थपकी दी और कुछ लम्हों के लिए उसे आराम से छोड़कर फिर एकदम उसकी बाग पकड़कर उसके ऊपर बैठ गया। घोड़े ने पुरजोश अंदाज में ऊपर की तरफ कलाबाजी खाई थी। वाह, हुर्मत हंसती हुई ताली बजा गई। तुम्हें बताया था ना, तुम इधर आने से पहले सब कुछ सीख लो। अब ये कोई गुड़िया नहीं थी, ये जानवर है और इनका अपना दिमाग होता है। अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि जानवरों के पास भी नहीं। तुम इसकी मामे की बेटी नहीं थी जो ये पहली मुलाकात में ही तुम्हारा आशिक बन जाता। तुम्हें इस पूरी दुनिया में सिर्फ फारस हमदानी ही सच्चा आशिक मिलेगा जो तुम्हें पहली मुलाकात में ही दिल दे बैठा था। वो गुस्से और खफा अंदाज में बोलता घोड़ा लिए उसके पास आया जो कि अब तक हैरानो परेशान खड़ी थी। गहरी सांस लेकर मुस्कुराई। मैंने सोचा था कि ये भी आपकी तरह होगा, बहुत मेहरबान और इश्क करने वाला, लेकिन पता नहीं था कि ये तो एकदम पागल निकलेगा। वो मोहब्बत से पुर लहजे में बोली और फारस का दिल एक बिट मिस कर गया। वो मुस्कुराता हुआ एकदम काफी झुककर उसकी कमर में हाथ डालता उसे उठाकर अपने आगे बैठा गया। वाह, हुर्मत खुशी से हंसती हुई उसके इर्द गिर्द बाजू हमाल करके एंजॉय करने लगी। ये तो हीरो हीरोइन वाला सीन हो गया, बन गया फारस। उसने वो हंसती अपना चेहरा उसकी गर्दन पर झुकाया, उसके साथ जोर के साथ लगी हुई थी और फारस बड़े से इस्तबल में उसे साथ लगाए घोड़ा घुमाने लगा। यस यू आर हीरोइन बट आई एम नॉट टोटली हीरो। अगर मुझे कुछ कोई गलत तरीके से डील करे तो मैं विलन भी बन सकता हूँ, फारस ने हंसते हुए कहा। बट फॉर मी यू आर माई हीरो। वो जोर से उसके गाल पर लब रखती बोली और फारस मुस्कुराता वापस उसके चेहरे पर झुक गया। हमारे उन पर सलामती भेज रही थी तो इश्क की मंजिलें उनको अपनी तरफ रागब कर रही थी। फारस ये कितना अच्छा दौड़ता है ना, लेकिन गुस्सा में कर गया। मैं सिर्फ हाथ लगाया था। वो उसे शिकायत लगाने लगी। इमली, घोड़े बहुत हसास और इंटेलिजेंट जानवर हैं। इनकी सोच का महवर हमेशा खतरे से बचना होता है क्योंकि फितरत में ये शिकार बनने वाले जानवर हैं। जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो इनका पहला रद्द-ए-अमल भागना या हमला करना होता है। इसलिए इनके साथ वक्त गुजारना और इन्हें एतमाद देना जरूरी होता है, फारस ने थोड़ा संजीदा होकर जवाब दिया। अलबत्ता घोड़ा दौड़ाने के साथ वो मुसलसल हुर्मत के चेहरे पर छेड़छाड़ी कर रहा था। अच्छा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आपको देखकर ये भी पुरस्कून हो गया। लगता है आपके अंदर कोई जादू है। वो शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। बस पर्सनालिटी ही ऐसी है, हर कोई फैन बन जाता। वो शेखी बगाता हंसा और हुर्मत भी हंसकर उसके गाल खींचती उसके सीने पर सर झुका गई। आंखों के सामने वो लम्हात गुजरे जब थाईलैंड में उस फारस हमदानी ने उसे उसकी अहमियत बताई थी। उसका नहायत प्यार और नरम अंदाज में अपने करीब आना, उसका स्ट्रीट पर फंकार के साथ मिलकर अपने लिए डांस करना और फिर हुर्मत का इमोशनल होना। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे इतना चाहने वाला शौहर मिलेगा। उसका थाईलैंड स्टूडियो पर जाकर अपने लिए गाना गाना, उसका होटल में जाकर उससे ढेरों बातें करना, वो हर लम्हे उसकी अहमियत बताता था। वो हर लम्हे उसे मोहब्बत के कसीदे पढ़ता था। आई लव यू फारस, आप मेरे दिल की धड़कन बनते जा रहे हैं। हुर्मत आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी है। वो खुद कलामी करती उसके काला पर अपने लब फेर रही थी जो कि घोड़ा रोके अब किसी के साथ फोन पर लगा हुआ था। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आप अपनी बेसहारा बीवी के साथ बहुत अच्छे हैं। आप जानते हैं आपके सिवा मेरा कोई नहीं। इसके बावजूद मुझसे मोहब्बत करते, मेरी नालायकियां बर्दाश्त करते, मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। वो भीगी पलकों से कहती उसकी गर्दन में बाजू हमायल करके उसे जोर से गले लगा गई और फारस एक पल को हैरान सा रह गया। उसकी मासूम बीवी को उस पर आज न जाने क्यों प्यार आ रहा था, हालांकि वो शर्म शर्म करती नहीं दिखती थी। खैर है ना, घोड़े ने दिमाग पर लात तो नहीं मार दी। वो हंसकर पूछता उसके सर को रगड़ते हुए होश दिलाने लगा और मक्खा सियानी से उसका हाथ झटकर बाल ठीक करने लगी। कमरे में चले, वो आहिस्ता से बोली और फारस का मुंह खुल गया। अल्लाह खैर, तुम मेरी जिद तो नहीं लूटना चाहती इमली, प्लीज रहम करो। वो उसकी कमर में हाथ डाले झटके से उसे नीचे उतरा। केयरटेकर फौरी घोड़े को पकड़कर दूर ले गया। उफ, ये सुर्खी। उसे शर्माते पाकर दांतों में उंगली दिए उसका हाथ पकड़े उसे बाइक के पास ले आया। मजाक नहीं करें फारस, वो आहिस्ता से उसको मना करने लगी, साथ ही बाइक पर उसके पीछे बैठी। मजाक तो तुम करती हो, मेरे जज्बात बढ़ाकर पीछे हो जाती हो। वैसे कमाल की कोई मिसनी बीवी हो तुम। वो उसको बावर करवा गया तो वो हंसती खिलखिलाती हुई उसकी पुश्त के साथ लग गई। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे फारस, उसने दिल से दुआ दी। याह, अल्लाह तो खुश रखता ही है। तुम सोचो कि तुम आज रात कितना खुश करोगी मुझे, क्योंकि सुबह 5 बजे मेरी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है। उसकी बातें सुनते हुर्मत कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस करने लगी थी। सुनो, आज रात अपने बंदे की जी भरकर खिदमत करना, क्या पता वो वापस ना आए। सात समंदर पार जा रहा। वो जानबूझकर माहौल बनाने लगा और हुर्मत का दिल रुकने वाला हो गया। शट अप फारस, नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी नहीं उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। अल्लाह करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। वो उसकी गर्दन पर थप्पड़ मारकर बोलती, फिर मोहब्बत से वहाँ बोसा ले गई। दिल उसके जाने का सुनकर बेहद उदास था। हालांकि वो 1 हफ्ते के लिए जा रहा था, लेकिन अब हुर्मत को उसके बगैर एक दिन भी अजाब ही लगता था। ऐसा मत कहो इमली।
वो उदास हुआ और बाइक रहायशी इमारत के सामने रोकी। अगर तुम्हारी उम्र कम हुई तो। हुर्मत जो पहले डायलॉग पर दिल धड़कन रोकता पा रही थी, दूसरी बात पर मुंह फुलाकर उसके पीछे भागी। जो हंसता हुआ अंदर जा रहा था, उसे हमेशा अपनी इमली से खट्टी मीठी लड़ाई करके मजा आता था, जबकि मोहब्बत की देवी उनको देखकर धीमे से मुस्कुरा गई। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी क्या कीजिए और लाजमी नावल को शेयर कीजिए, क्योंकि इसका लास्ट होने वाला है और नेक्स्ट नावल भी जल्दी ही स्टार्ट होगा, इसलिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।